नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। फ्रांस की क्रांति का फॉर्मेट चल रहा है हमारा, और फॉर्मेट के अंदर 3 पॉइंट जो है हम वो पढ़ चुके हैं, और 3 पॉइंट पढ़ने के बाद में हम चौथे पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। मैंने कहा था टोटल इसमें 9 पॉइंट है जो समझने वाले हैं, और 9 पॉइंट को समझने के बाद में फिर हम एक एक पॉइंट को और अलग से पढ़ेंगे। तो 20 से 25 क्लासें मैंने कहा था लग जाएगी फ्रांस की क्रांति को। ऐसे सारे पार्ट हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। 3 पॉइंट हो गए थे, और तीसरे के बाद में चौथे पॉइंट के हम ऊपर आने वाले थे। और चौथा पॉइंट जो हमारा था वो क्या है, वो है कि मैंने आपको तीसरे पॉइंट में ये समझाया था आखिरी में कि वहां तक हम पहुंच गए थे 1789 के फ्रांस में जो राजा होता है वो संविधान को मान्यता दे देता है, और फ्रांस में राजतंत्र, आपके संवैधानिक राजतंत्र जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो फ्रांस में चौथा पॉइंट हमारा यही है जिसमें पढ़ने वाले। फ्रांस बना संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। अब संवैधानिक राजतंत्र किस तरीके का होता है, तो उसमें हम थोड़ा सा पहले पॉइंट यही समझेंगे, संविधान का प्रारूप, कि संविधान का प्रारूप या फिर किस तरीके का संविधान इन्होंने बनाया था। अब आप देखिए इसमें क्या होता है। संविधान का प्रारूप का मतलब हो गया कि जो संविधान नेशनल असेंबली ने बनाया था। मैंने कहा ना, नेशनल असेंबली ने एक संविधान बनाया, राजाओं का आप इस संविधान को मानो। अब राजा भी है, संविधान भी है, बनाया हुआ भी है, तो तंत्र पूरा चलेगा कैसे। पहले तो राजा सबसे ऊपर होता था और वो कहता था जैसे सब चलता था। अब संविधान और राजा दोनों है, तो किस तरीके से होगा, तो उसको पूरा समझेंगे कि उसका किस तरीके का प्रारूप था, कैसे शक्तियों का पृथक्करण वगैरह किया गया था। तो पूरा एक अच्छा सा डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा कि किस तरीके का वो संविधान फ्रांस में बनाया था। ये दुनिया में पहली बार था अपने आप में कहीं पे कोई संविधान लागू हो रहा है। और साथ साथ में हम इसमें यह भी पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक चिन्ह। मैंने आपको देखिए जब इतिहास की कक्षा पढ़ाई थी, जब मैंने आपको कहा था कि आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, तो ऐसे पुरातात्विक स्रोत ये फ्रांस की क्रांति के ये रहे। ये राजनीतिक चिन्ह फ्रांस की क्रांति के हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें कई सारे आपके फोटो भी है, कई सारे उसमें झंडे इस्तेमाल किए गए, उसके रंग भी है। फिर साथ साथ में आपके उस समय कुछ महिलाओं के जो फोटो होते हैं उसको इस्तेमाल किया गया था। कोई न्याय की देवी बनी थी, कोई फ्रांस की देवी बनी थी, तो इस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया था। वो सारे चिन्ह हम देखेंगे, और हर जगह दीवारों पे, चौराहों पे, किताबों में, आपके अखबार जो आते थे उसमें उन जगह जगह पे उन चिन्हों को बार बार प्रकाशित किया गया, ताकि लोगों के दिमाग में बार बार ये बात रहे कि हम क्रांति करने जा रहे हैं या हम एक नए फ्रांस का निर्माण करने जा रहे हैं। इस तरीके की चीजें उसमें बताई गई थी। तो वो कौन से चिन्ह थे वो भी हम इसको देखेंगे। ये बात है आपके 1791 तक की। अब देखिए एक एक करके चल रहे हैं। वो 1789 तक की बात की, 1789 के बाद में 91 तक मामला चला। लेकिन ये जो चीज बनी थी संवैधानिक राजतंत्र, इससे भी लोग खुश नहीं थे। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। क्या हुआ था अभी भी इस समाज को, तो देखिए ऐसा है कि फ्रांस का मामला इस तरीके से आता है कि फ्रांस के बहुत से अभी भी लोग ऐसे थे कि तीसरे तबके के लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा था कि शायद कुछ चीजें सही हो गई है। लेकिन अभी भी तीसरे तबका जो था, तीसरा ग्रुप था, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अभी भी अधिकार नहीं मिल पाए थे, जिनके पास में अभी भी अधिकार नहीं थे। तो वो सोच रहे थे कि संविधान भी लागू हो गया है, राजा भी बैठा है यहाँ पे, लेकिन हमें अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं, भूखमरी वैसी की वैसी चल रही है, कुछ भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आया हमारे जीवन के अंदर। तो ये कैसी क्रांति हुई अपने आप में। तो उन लोगों में से एक बहुत अलग ग्रुप बनाते हैं कुछ लोग मिलके, और वो वापस फ्रांस में दूसरी बार क्रांति की लहर लेकर आते हैं। और इस बार फ्रांस में जो है ये राजतंत्र का पूरा उन्मूलन हो जाता है, राजा को ही मार दिया जाता है, और इसकी जगह गणतंत्र नाम की एक सत्ता को स्थापित किया जाता है। तो 5वां पॉइंट हमारा यही है। 5वें पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या हो गया, आपके हटा दिया, रिमूव कर दिया, और किसकी स्थापना की गई, गणतंत्र की स्थापना की गई। और गणतंत्र की स्थापना ये बात है आपके 1792 की, इसके जस्ट एक साल बाद की। किसने की ये स्थापना, कौन थे वो लोग, तो एक क्लब बनाया गया था उस समय जिसका नाम था आपके जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। और इस क्लब ने 1792 में फ्रांस की सत्ता को पूरा चेंज कर दिया। जैकोबिन क्लब में ज्यादातर जो लोग थे वो आपके पूरे समाज के निचले तबके के लोग थे, ज्यादातर जनसंख्या भी उन्हीं की थी, और इनका एक लीडर हुआ करता था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि राजतंत्र था तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, संविधान लागू कर दिया तब भी हमारे पास में कुछ नहीं आ रहा, ये राजा जो है ये सभी जड़ों का कारण है, सबसे पहले इस राजा को ही मारा जाए, इसी को खत्म किया जाए।
ऐसे करके पूरे फ्रांस के अंदर जैकोबिन क्लब की लहर दौड़ने लगी और बहुत सारे लोग फ्रांस के जैकोबिन क्लब के साथ में जुड़ने लगे। जगह जगह लोगों को नारे दिए जाते थे, जगह जगह लोग इकट्ठा किए जाते थे और अंत में लोगों को इकट्ठा करते करते और जैकोबिन राजा तक पहुंच जाता है और राजा को ही मार देता है। बुर्बो वंश के शासक जो थे लुई 16 उनको मार दिया जाता है। और जब ये बात आसपास के पूरे यूरोप के दूसरे देशों में फैलती है तो सभी देशों के राजा जो होते हैं वो कांप जाते हैं कि फ्रांस में इस तरीके की क्रांति हुई है कि वहां के लोगों ने मिलकर अपने ही राजा को मार दिया। तो राजा जितने भी दूसरे थे ना वो खुद डरने लग गए कि हमारे देश में कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उनके मन में यह है कि किसी भी तरीके से ऐसी क्रांति को शांत किया जाए, क्योंकि अगर ये क्रांति और आगे चली तो राजाओं की सत्ता तो सबकी खतरे में आ जाएगी। अब आप सोचिए कि एक देश, इतने बड़े देश का राजा, उसको मार दिया गया उसी की जनता के द्वारा, तो अब बाकी राजाओं की सत्ताएं भी हिलने तुलने वाली थी। ये जैकोबिन क्लब ने काम किया था और जैकोबिन क्लब खुद बाद में गणतंत्र में बन गया। गणतंत्र का अर्थ ये हो गया कि अब जो उस देश का मुखिया होगा वो चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। जैसे देश है हमारा भारत, हमारे भारत को गणतंत्र हम इसीलिए कहते हैं। एक सामान्य शब्दों में बता रहा हूं, हालांकि गणतंत्र अपने आप में बहुत बड़ी परिभाषा है और बहुत सारी चीजें इसमें आती है। मैं एक सामान्य शब्द में बता रहा हूं कि गणतंत्र का अर्थ ये हो गया कि जब ऐसी सत्ता होती है जिसमें आपके देश का जो मुखिया होता है वो चुनाव के जरिए वहां पे पहुंचा है, उस सीट पे बैठा है, न कि उसका बेटा या उसकी बेटी वो आगे जाके वापस वही उसके मुखिया बनेंगे देश के। वैसे मामले को राजतंत्र कहते हैं। लेकिन अगर चुनाव के जरिए बार बार आपके देश का मुखिया बदल रहा है, चुनाव आम जनता के थ्रू ही जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ये एक गणतंत्र देश है। तो ये गणतंत्र देश कैसे बना कि चुनाव वगैरह के जरिए ये जैकोबिन क्लब का जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति वगैरह बन जाते हैं और साथ साथ में इस तरीके से मामला आगे चलाते हैं। तो राजतंत्र पूरा ही खत्म कर दिया था इन्होंने एक बार तो सारा। लेकिन जैकोबिन सत्ता में आने के बाद में भी थोड़े दिनों तक शांत नहीं रहे और थोड़ा पगला गए। आतंक का राज 1793 से लेकर और 94 तक जैकोबिन क्लब के जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, सत्ता में आने के बाद में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सबको मरवाना शुरू कर दिया। राजा को तो मार ही दिया और साथ साथ में राजा के साथ में जुड़े हुए जितने भी मंत्री थे उनको भी मरवाना शुरू कर दिया। राजा के साथ जुड़े हुए जितने भी अफसर थे उनको मरवाना शुरू कर दिया। उसको लगा कि अमीरों को मार दो तो अपने आप सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये उसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी गलत सोच थी। कई सारे लोग तो फ्रांस से उस समय भाग गए, जो अमीर वर्ग के तुबके के नोबल जो कुलीन तंत्र के जो लोग थे, कई सारे तो वहां से बेचारे भाग गए, कुछ वहां पीछे रह गए। तो उनको इसने मार दिया और इसने कंटिन्यूस 1 साल तक लोगों को मारा। गुलेटिन नाम का एक डिवाइस आता है जिसके बीच में आपके मुंह रखा जाता है और ऊपर से एक ब्लेड आती है और उसके ऊपर गिरती है और सर जो है वो पूरा अलग हो जाता है। उस गुलेटिन पे रख के इन सब लोगों को मारना शुरू किया इसने। और ये आतंक का राज कहते हैं कि इस समय इस तरीके, ये गणतंत्र अपने आप में आतंक का राज वाला गणतंत्र। शुरू में सबको लगा अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि जो भी विद्रोह में आ रहा है उसको मारा जा रहा है। जैकोबिन क्लब के मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के साथ वाले लोग थे, वो भी लास्ट में नाराज हो गए भाई ये गलत है, मत करो आप, लेकिन उनको भी साथ में इसने मरवा दिया। तो रॉबेस्पियर लास्ट में फिर कहता है ना, उसकी भी स्थिति ऐसी आई, उस पर भी कोर्ट में केसेस हुए, कोर्ट गया, कोर्ट ने सजा सुनाई और लास्ट में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी सत्ता के ऊपर लटका दिया, या फिर आपके गुलेटिन के ऊपर जो है लटका दिया। अब उसको गुलेटिन के ऊपर लटकाने के बाद में परिस्थिति थोड़ी और बदलती है। अब फ्रांस का माहौल थोड़ा अलग चेंज होता है और फ्रांस के ऊपर एक डायरेक्टरी रूल करना शुरू करती है। अब देखिए ये गणतंत्र का मामला भी गया, राजतंत्र का मामला भी गया और फ्रांस के अंदर इन सब चीज़ों का फायदा उठाते हुए एक डायरेक्टरी आती है, डायरेक्टरी का शासन। अब ये डायरेक्टरी क्या होती है तो हम इसको भी देखेंगे। डायरेक्टरी का शासन आपके चलता है 1794 से लेकर और 1799 तक, ये 5 साल तक। डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, 5 व्यक्ति होते हैं, मेन 5 जनों को चुना जाता था चुनाव के जरिए और वो 5 जने उसमें सत्ता में आते थे और 5 मिलके पूरे फ्रांस के ऊपर शासन करते थे। 5 साल तक ये मामला चला था। इसे हम कहते हैं आपके संवैधानिक डायरेक्टरी भी कह सकते हो, डायरेक्टरी का शासन भी कह सकते हो। संविधान भी होता था और डायरेक्टरी में ये 5 जने भी होते थे और मिलके पूरा का पूरा चलाते थे। या आप इसको एक सामान्य शब्दों में डायरेक्टरी गणतंत्र भी कह सकते हो, क्योंकि चुनाव के जरिए 5 के 5 आए। वो देश के मुखिया का भी काम कर रहे हैं, वो सरकार के मुखिया का भी काम कर रहे हैं, सब काम वही कर रहे हैं। तो ऐसी डायरेक्टरी 5 साल तक फ्रांस के अंदर रही और इस डायरेक्टरी के लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, उसका फायदा उठा लिया आपके किसने, नेपोलियन ने। और नेपोलियन जो फ्रांस में पहले आर्मी में था और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आर्मी के अच्छे पद पे पहुंच गया और बाद में इसी डायरेक्टरी के आपस में लोग जब झगड़ने लगे शासन सत्ता के लिए, नेपोलियन ने सबको साइड में कर दिया और फ्रांस के अंदर 1799 से लेकर और 1815 तक वापस क्या स्थापित कर दिया, राजतंत्र। और नेपोलियन खुद यहाँ का राजा बन गया, एम्परर बन गया। तो देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, राजतंत्र से। वापस आगे मामला कहां पे पहुंचता है, तो राजतंत्र के ऊपर। तो फिर इतनी क्रांति के अंदर क्या क्या चीजें हुई, बहुत से मूल्य इस क्रांति से सीखने को मिले
और इस राजतंत्र के बाद में फिर नेपोलियन भी हार जाता है, फिर राजतंत्र आता है, फिर वापस क्रांति होती है, फिर गणतंत्र आता है। फ्रांस में इस तरीके का दौर कंटिन्यू लगभग कई सालों तक चला। अब तो फ्रांस गणतंत्र है, रिपब्लिक है, उनका प्रेसिडेंट है, सब कुछ है, सारी चीजें, लेकिन उस समय ये सारी चीजें हुई थी और पहली बार क्योंकि फ्रांस में ही हुई थी ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए 1815 के तक हम लोग पहुंच गए। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ये 5वां पॉइंट है हमारा, और 5वां पॉइंट हमारे यहाँ पे पूरा हो जाता है। यहां तक हमने क्या क्या चीजें देखी फ्रांस की क्रांति के अंदर। तो पहले राजतंत्र था, राजतंत्र से फिर संवैधानिक राजतंत्र के ऊपर फ्रांस आया, संवैधानिक राजतंत्र को हटा के गणतंत्र के ऊपर फ्रांस आया, और गणतंत्र को हटा के फिर डायरेक्टरी वाला गणतंत्र फ्रांस में आया, और डायरेक्टरी वाले गणतंत्र को हटा के नेपोलियन ने वापस सत्ता को हथिया लिया और राजतंत्र वापस स्थापित कर लिया। लेकिन बात यह है कि ये खाली सत्ता का परिवर्तन राजतंत्र से राजतंत्र पे आया, लेकिन इस दौरान ये जो 15, 20, 25 वर्ष फ्रांस की जनता ने निकाले थे ना, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। उन्होंने गणतंत्र भी देखा था, उन्होंने नए विचार भी देखे थे, और बहुत सी चीजों में परिवर्तन आए उनके जीवन में। तो वो कौन से थे उसका हम अगले पॉइंट में समझते हैं। ये हो गया 5 पॉइंट। 6ठा पॉइंट है हमारा, क्या महिलाओं की क्रांति हुई? क्या महिलाओं की क्रांति हुई? ये 6ठा पॉइंट है हमारा। मतलब इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि महिलाएं जो फ्रांस के अंदर थी, क्या उनके लिए भी ये क्रांति थी? फ्रांस के समाज के अंदर महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के साथ में यही स्थिति थी। हमारे हिंदुस्तान में कई बार ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी देशों में महिला और पुरुष जो होते हैं उनकी एक समान स्थिति है, लेकिन भारत में जो है वो स्थिति समान नहीं है। ऐसा नहीं है, पश्चिमी देशों में भी यही स्थिति है महिलाओं की, इसी तरीके की स्थिति है महिलाओं की, और उस समय के समाज में भी थी। जो इसका प्रूफ ये रहा सामने कि क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई, इतनी क्रांति हुई, इतने अधिकारों की बात की, तो सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुष की बात की गई, महिलाओं के किसी भी अधिकार की बात नहीं की गई। तो वो क्या स्थिति थी वगैरह थी, वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा देखेंगे 6ठे पॉइंट के अंदर। हमारे 7वां जो पॉइंट है वो है हमारा दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन। इस समय फ्रांस में दास प्रथा भी चलती थी। दास प्रथा का अर्थ ये हो गया आपके कि स्लेव्स जो होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं समाज में सबसे नीचे का तबका जो होता है स्लेव्स का होता है। दास रखे जाते थे, खरीदे जाते थे लोगों को एज ए कमोडिटी, जैसे किसी चीज को खरीदते ना, वैसे आदमी को खरीदा जाता था, महिला को खरीदा जाता था, और जिंदगी भर फिर वो आदमी या महिला उसके घर पे सिर्फ खाने के बदले काम करती थी, वहीं रहती थी, वहीं खाना पीना, और जिंदगी भर वहीं पे मृत्यु भी हो जाए तो वहीं पे ही वो। इस तरीके की एक प्रथा चलती थी उस समय, और ये पूरा ट्रेड चलता था अफ्रीका से अमेरिका की तरफ और अमेरिका से आपके यूरोप की तरफ। इसे ट्रायंगुलर ट्रेड कहते हैं, त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं, दासों का त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं, वो हम इसमें समझेंगे। फ्रांस की उस समय बहुत सारे उपनिवेश हुआ करते थे, और उसमें बहुत सारे दासों को पकड़ के लाया जाता था और काम करवाया जाता था। और एक बार के लिए दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने वापस दास प्रथा को शुरू कर दिया था। क्या थी वो दास प्रथा, हम इसको भी देखेंगे। और 8वां पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। 8वें पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्रांति और रोजाना की जिंदगी, मतलब क्रांति से क्या रोजाना की जिंदगी में बदलाव आए थे, तो वो समझेंगे हम। क्रांति और रोजाना जिंदगी, यानी रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। रोज की जिंदगी में क्या लोगों के कोई परिवर्तन आया था इन 20 सालों में? तो बहुत परिवर्तन आए थे। शिक्षा में परिवर्तन आया था, विचारों में परिवर्तन आया था, आम जिंदगी में परिवर्तन आया था, सुबह से लेकर शाम तक लोग मिलते थे, बात करते थे, उसमें परिवर्तन आया था। तो ऐसे बहुत सारी संस्कृति, फ्रांस की संस्कृति में बदलाव आए। लोगों ने संविधान क्या होता है उसको सीखा था, लोगों ने स्वतंत्रता क्या होती है उस बातों को सीखा था, स्वाधीनता क्या होती है उन बातों को सीखा, लोगों ने बंधुता क्या होती है उन बातों को सीखा। इतनी सारी चीजों में परिवर्तन आए। जब भी जीवन में कहते हैं ना हलचल या भूकंप पूरे आते हैं, तब व्यक्ति कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो ऐसा ही ठीक फ्रांस के साथ में भी हुआ था। ये जो भी 15, 20, 25 साल में चीजें हुई, उसमें फ्रांस के लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है। और वो क्या क्या चीजें सीखी थी हम थोड़ा इसमें देखेंगे। इसमें ये परिवर्तन है, और फ्रांस के लोगों ने तो सीखी, फिर पूरे यूरोप ने सीखी, और यूरोप से होते पूरी दुनिया ने सीखी। हमने लोकतंत्र स्थापित किया है, उसमें आपके स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें जो है वो हमने फ्रांस से ली है। सब आज की हमारी जो विचारधारा ये भी इसी फ्रांस की क्रांति से आती है सारी। तो 8वां पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। और सबसे आखिरी 9वां पॉइंट हमारा इस पूरे के पूरे पार्ट का जो है वो हमारा सारांश। हम देखने वाले हैं कि इस पार्ट के अंदर के सारांश क्या रहेगा, इस पार्ट के अंदर कि कंक्लूजन क्या है लास्ट में इस पार्ट का, वो सारांश थोड़ा सा हम देख लेंगे और देखेंगे कि इस पूरे सत्ता के परिवर्तन के अंदर ये बातें हुई। और यहाँ 9वें पॉइंट पे हमारा पूरा पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, और ये 9 पॉइंट हमारे इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर हम पहले पॉइंट से शुरू करेंगे, परिचय, जिसमें मानचित्र समझाऊंगा, पूरा एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। ये तो मैंने खाली एक समरी बताई है आपको। तो हमने ये देखा कि पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर पहले कभी राजतंत्र होता था,
राजतंत्र से हटके हम लोग आपके संवैधानिक राजतंत्र के ऊपर पहुंच गए, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हम गणतंत्र के ऊपर पहुंच गए। गणतंत्र का अर्थ हो गया रिपब्लिक। रिपब्लिक से होके हम आपके डायरेक्टरी गणतंत्र के ऊपर पहुंच गए, यानी एक डायरेक्टरी में कुछ लोग हैं वो मिलकर आपके सत्ता चला रहे हैं। और इस डायरेक्टरी गणतंत्र से फ्रांस होके आपके कहां पहुंच गया, वापस राजतंत्र के ऊपर पहुंच गया, जो नेपोलियन द्वारा चलाया गया था। तो राजतंत्र से शुरू होकर राजतंत्र पे खत्म। लेकिन जो ये सफर तय किया था, इस सफर ने बहुत सी लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी थी। ये टोटल 9 पॉइंट है। आप इन सारे 9 पॉइंट को अच्छे से लिख लो कॉपी के अंदर मेरे साथ साथ में, और अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पूरा मानचित्र समझेंगे, सारे के सारे पॉइंट एक एक करके समझेंगे, और कम से कम 15-20 कक्षाएं और लगेगी, तब पूरी की पूरी फ्रांसीसी क्रांति एक एक करके समझ में आ जाएगी। तो हम दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को देखते रहिए, और आपको अगर कुछ लगे चीज़ें तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर जो दूसरा हमारा कोचिंग का नंबर वगैरह है, स्कूल का नंबर है, उस स्कूल के नंबर पे भी। धन्यवाद।